एक बार फिर भाग 3 प्रिया कविता के घर लंच कर जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात उस इंसान से होती है जो उसे रास्ते में मिला था। वह कविता की मौसेरी सास का बेटा शेखर है। वापस लौटते हुए देर होने पर न चाहते हुए भी शेखर उसे छोड़ने आता है। अब आगे आगे जाकर शेखर ने गाड़ी रोक दी। वो चौंक गई, फिर ड्राइविंग सीट से बाहर निकलकर उसकी साइड का डोर खोल दिया। महारानी एलिजाबेथ, क्या आप बाहर आएंगी? वो सकपका गई, गाड़ी से तुरंत बाहर निकलकर खड़ी हो गई। मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ जो आप पिछली सीट पर बैठेंगी। आगे बैठिए, नहीं तो मैं ड्राइव नहीं करूँगा। वो ठंडे स्वर में बोली, आप पीछे बैठिए, मैं ड्राइव करूँगी। अगले ही पल संभल गई, सोचने लगी ये तो मर्सिडीज है, क्या सोच रही है? आप ड्राइव करेंगी और आगे जाकर मुझे और मेरी गाड़ी को खाई में गिरा देंगी। मेरी जान मेरे लिए बहुत कीमती है मैडम, आपके इरादे बहुत खतरनाक हैं। वो जोर से हंस दिया। शाम गहरा रही थी, बहस करके वक्त जाया करना ठीक नहीं था। वो चुपचाप आगे बैठ गई। शेखर के परफ्यूम की महक उस तक पहुंच रही थी। इतने में शेखर ने म्यूजिक ऑन कर दिया। वो शाम भी अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास थी और आज भी करीब है। साथ में वो भी गुनगुना रहा था, पर वह उसकी तरफ ध्यान न देकर बाहर देखने लगी। इतना हैंडसम गुड लुकिंग बंदा आपकी कार ड्राइव कर रहा है और आप अंधेरे में कुछ ढूंढ रही हैं। अगर मैं गाड़ी यही रोक लूं और आपके साथ? उसने घूमकर उसकी तरफ देखा। वो क्षण भर के लिए सिहर उठी। वाकई में ये तो उसके दिमाग में आया ही नहीं था। अमीरजादे, बिगड़े हुए रईस लोग कुछ भी कर सकते हैं, यही थिंकिंग है आपकी। और अगर मैं इसे सच कर दूं तो? वो फिर हंस दिया कि निर्दोष हंसी देखकर वह आश्चर्य हो गई। उफ, इस इंसान के दिमाग में कैमरे लगे हैं। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ, पर इतनी कीमती चीज सामने हो तो किसी का भी ईमान डोल सकता है ना? जवाब दीजिए, ऐसी बेतुकी बातों का क्या जवाब दूं? मन में सोच रही थी। गाड़ी तो इतनी धीमी चला रहा है कि रात के 12 बजा कर रहेगा। मुझे कविता का कहना मानना ही नहीं चाहिए था। ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है? पर वह चुप थी। बस आज घर पहुंच जाऊं तो फिर कभी किसी के घर नहीं जाऊंगी। जानती है मैं इतनी धीरे गाड़ी क्यों चला रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि काश ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। इतना खूबसूरत हम सफ़र कभी कभी नसीब होता है। प्रिया के मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा था। लगता है इसका काम ही यही है, लड़कियों को घुमाना और उनका इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देना। और मुझे शायद 16 साल की लड़की समझ रहा है। इसे पता नहीं है कि मैं दुनिया के हर रंग से वाकिफ़ हूँ। चलिए, आपकी मंजिल आ गई और मेरी भी। वह उसे देखकर मुस्कुराया। उसने अपना मोबाइल निकाला, टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। मुझे यही छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। इतनी पास में भाभी से आपको घर पहुँचाने का वादा करके आया हूँ और घर तक पहुँचा कर रहूँगा। अजीब ज़बरदस्ती है, उसने मन ही मन सोचा। वो उसे अपने घर का एड्रेस नहीं बताना चाहती थी। नहीं, मैं चली जाऊँगी। वो फटाफट गाड़ी से उतर गई। घर का एड्रेस बताने से कौन सा मैं आपके साथ लिविंग में रहने चला आऊँगा। प्रिया उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए न थैंक्स कहा न पीछे देखा। वो तेजी से चल रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं शेखर उसका पीछा न कर रहा हो। 10 मिनट तेज चलने के बाद उसने रुक कर देखा कि उसके पीछे कोई नहीं है। जान में जान आई। काफ़ी ठंडा हो गया था। घर पहुंचकर लॉक खुलने लगी। अब वो जल्दी से चेंज करके हाथ मुंह धोकर बस बिस्तर पर लेट जाना चाहती थी। आज का सफ़र बहुत थका देने वाला था और ऊपर से ऐसे इंसान का साथ। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जो मैंने उसके साथ आने के लिए हाँ कर दी। चलो, अच्छा हुआ बला टली। अचानक तभी पीछे से आवाज़ आई, अच्छा तो यहाँ रहती हैं आप? आवाज़ सुनकर उसके प्राण सूख गए। चाबी हाथ से गिर गई। जल्दी से पीछे घूमी तो लड़खड़ा गई। शेखर ने आगे बढ़कर उसे मजबूती से थाम लिया। वो झटके से सीधी खड़ी हुई और अपना हाथ छुड़ा लिया। आपको मेरे सहारे की बहुत ज़रूरत है, वो मुस्कुराया। ऐसा करते हैं
आज रात मैं यहीं रह लेता हूँ। प्रिया को बहुत तेज गुस्सा आ गया। आपने मुझे समझा क्या है? मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो आपके आगे पीछे घूमती होगी। मुझे परेशान मत कीजिए, जाइए यहाँ। लोग सुनेंगे तो बेकार में बातें बनाएंगे। मैं जो आपके आगे पीछे घूम रहा हूँ उसका क्या? वो उसके करीब आ गया। कुछ बताएंगी उसके बारे में? कौन किसे परेशान कर रहा है? ये तो आप अच्छी तरह। वो दीवार से चिपक कर सीटी बजाने लगा। इतनी ठंड में एक कॉफ़ी पूछनी तो दूर, मुझे धक्का दे रही हैं। आपके यहाँ घर आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक करते हैं। रात काफ़ी हो गई है, आपको अब वापस जाना चाहिए। प्रिया ने कहा, ये लीजिए आपकी चाबी। उसने उसके हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए। अगर मैं ज़बरदस्ती आपके घर में घुस जाऊं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। अच्छा, पुलिस आएगी तो आप उनसे क्या कहेंगी? मैं कहूँगी। उसके हाथ अभी भी शेखर के हाथ में थे। उसने झटके से अपने हाथ छुड़ा लिए। वो अंदर गई और डोर लॉक कर दिया। अजीब इंसान है, चांस मार रहा था वो, बड़बड़ाई। फिर हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज किए, नाइट गाउन पहनकर कॉफ़ी बनाई, मग में डालकर बेडरूम में आ गई। अपने आप से बोली कॉफ़ी पिला देती, पर उसका कोई भरोसा नहीं है, बड़ा दिलफेक है। कॉफ़ी पीकर फ़ोन चेक करने लगी तो कविता का मैसेज था, पहुंच गई तुम सही सलामत। हंसने के इमोजी चिपका रखे थे। बहुत गुस्सा आया उसे ये इमोजी देखकर। उसने जवाब में हाँ लिखकर छोड़ दिया। तब नींद आई, कुछ पता नहीं चला। सुबह उठी, मालती से काम करवाकर ऑफिस चली गई। रास्ते में उसे शेखर का ख्याल आया, पर उस ख्याल को उसने दिमाग से झटक दिया। ऑफिस में ढेर सारा काम था। अगले हफ्ते स्टेट के लिए इन्वेस्टर मीट था, उसमें भी जाना था। निभा दी का फ़ोन आया, प्रिया तुम मेरे पास नहीं आई, बच्चे तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। सॉरी दी, बहुत सारे काम हैं इसलिए नहीं आ पाई, टाइम मिलते ही आऊँगी। दोनों को ढेर सारा प्यार देना मेरी तरफ। उन्हें कहना मासी बहुत मिस कर रही है दोनों को। दी से बात करके उसका मन हल्का हो गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके फ़ोन पर कविता की मिस कॉल थी। मैं वापस कॉल नहीं करूंगी। उस मुसीबत को उसने ही मेरे गले डाला। बचपन की सहेली है तो क्या हुआ, क्या कुछ भी करेगी। कॉल आ गई, कैसी है तू? ऐसा ही कि एक कॉल करके सहेली का हाल चाल जान लूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। ऐसी बात क्यों कर रही है बुझी बुझी सी? कुछ नहीं यार, अभी ऑफिस से लौटी हूँ, सिर बहुत भारी हो रखा है। बढ़िया अदरक वाली चाय बनाकर पी ले, बाम सिर पर मल और सो जा, आराम मिलेगा। बाय द वे, शेखर तेरी बहुत तारीफ कर रहा था। वो चुप रही, उसने बात बदल दी। इधर उधर की बातें करने के बाद कविता ने फ़ोन रख दिया। प्रिया सोचने लगी, बकवास आदमी, झूठा कहीं का, मेरी तारीफ कर रहा था पर क्यों? पूरे हफ्ता थका देने वाला था। इन्वेस्टर्स समीर किसी भी स्टेट के लिए बहुत बड़ा मौका होता है। पूरे स्टेट व ऑल इंडिया से बड़े बड़े लोग इनवाइट थे। कुछ लोग बाहर से भी आए थे। मंडे ट्यूसडे प्रोग्राम 2 दिन का था। प्रिया ने पिंक गोल्ड सेट, गोल्डन बॉर्डर कॉटन सिल्क की प्लेन साड़ी पहनी, कानों में गोल्ड के ईयरिंग, पिंक कलर की बिंदी लगाई, हाथ में घड़ी पहनकर लंबे बालों को हल्की चोटी में गूंथ लिया। फिर मिरर में देखा, अरे कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं किसी फैशन परेड में जा रही हूँ। आश्वस्त होकर वह चल दी। प्रोग्राम में सब लोग आने शुरू हो गए थे, नाम पुकारे जा रहे थे। तभी उसे सुनाई दिया, राजशेखर वाधवा ग्रुप्स के सीईओ। न चाहते हुए भी नज़र उधर चली गई। आज तो बंदा एकदम चेंज दिख रहा था। ब्लैक पैंट शर्ट, उसके ऊपर ग्रे शेड्स का कोट, चेहरे पर गंभीरता, चेहरा अलवेज खुशनुमा, बताने की जरूरत नहीं है कि बहुत ही गजब लग रहा था। हैंडसम, नौटंकीबाज, आज कितना सोफिस्टिकेटेड लग रहा है। इसकी हरकतें जिसने करीब से देखी होंगी वही समझ सकता है कि कितना घटिया और चंचल है। पर जब राजशेखर वाधवा ने स्पीच दी तो प्रिया प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। सोच रही थी टैलेंटेड तो है, पर मेरी बला से मेरे साथ इसका बिहेवियर बहुत बुरा था। वो चुपचाप अपना काम करती रही। 5 स्टार में कार्यक्रम के बाद लंच था, पर नहीं गई। उसे पता था कि वहाँ उससे सामना हो सकता है।
वो हॉल से निकली और कॉरिडोर में चल दी। कॉरिडोर खाली था, सब लंच करने निकल गए थे। अचानक पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। उसका दिल धड़क उठा, कहीं वो ना हो। हाथों में फाइल भींचकर वो तेजी से चलने लगी, पर पीछे आने वाला जल्दी से उसकी बगल में आकर कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। उसका डर सच हो गया था। इतना क्यों डरती हो मुझसे? तुम क्या सोच रही हो? छिप जाओगी मुझसे? जिस दिन से पहली बार दिखी हो उस दिन से मेरे ख्वाबों ख्यालों में दिल दिमाग सब जगह कब्जा जमा कर बैठ गई हो। वो धीरे से उसके करीब आकर बोला, प्रिया, सोच रही थी एक दिन की मुलाकात के बाद सीधे आपसे तुम पर आ गया। दुनिया के लिए राजशेखर तुम्हारे लिए सिर्फ शेखर है, बंदा जो तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हारे कदमों में बिछ जाएगा। ओनली यूवर्स। वो धीरे से फुसफुसाया। वो कुछ नहीं बोली, चलने लगी, क्योंकि यहाँ कुछ कहने से तमाशा हो जाता, पर शेखर ने तो जैसे कसम खा ली थी उसे तंग करने की। प्रिया सोच रही थी यहाँ कॉरिडोर में लगे कैमरे हैं, मेरी न सही पर इसे तो अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं है। कॉरिडोर के कैमरों के बारे में सोच रही हो? अगर ये कमबख्त न होते तो अब तक मैं तुम्हें बात अधूरी छोड़कर वो हंस दिया। ये तो लगता है कि जैसे मेरे दिमाग में ही बैठ गया है। प्रिया अपने दिमाग से उलझने लगी। ऐसी भी क्या नाराजगी? आज तो तुम गजब ढा रही हो। इतनी तैयारी मेरे लिए की थी क्या? तो समझो तुम जीत गई। आज तो तुमने मुझे घायल कर दिया। जी तो चाहता है कि तुम्हें बाहों में लेकर चलो। जाने दो, तुम तो हर बात पर नाराज हो जाती हो। जाइए, लंच का टाइम निकल रहा है। बड़ी मुश्किल से प्रिया के मुंह से निकला, वहाँ मैं कभी भी जा कर खा सकता हूँ, पर तुम्हें हाथ से नहीं जाने दूंगा। अभी कहाँ जा रही हो? 2 दिन तक तो हम सफ़र है ही। वो मुस्कुराया। इतने में शेखर को किसी ने रोक लिया। जब वो बात करने में बिजी था तो वो उसकी नज़र बचाकर वहाँ से निकल गई। बाद में इतनी भीड़ हो गई कि यहाँ पर वह उसे तंग नहीं कर सकता था। शाम को जब वह निकली तो हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर गर्मा गर्म भुट्टे सिक रहे थे। उसका मन या कि भुट्टे खा लूं, पर अगले ही पल शेखर का ख्याल आ गया तो उसने जल्दी से घर पहुंचना ही बेहतर समझा। घर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। बेहद थकान हो रही थी। मालती बोली, मेम साहब खाना बना दिया है, मैं भी घर जाती हूँ, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। मालती, बच्चों के लिए कुछ खाने को ले जाना। उसने मालती को कुछ रुपये दिए। मालती इमोशनल हो गई। मेम साहब, आप हमेशा बच्चों के लिए सोचते हो, भगवान आपको खुश रखे। मालती के जाने के बाद प्रिया सोचने लगी, सच में इस समय शेखर नाम के संकट से बचाने के लिए मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। डिनर के बाद उसने टीवी देखा, कुछ न्यूज़पेपर पलटे। उसके बाद टाइम देखा तो 10:30 बज चुके थे। उठकर सोने चल दी। इतने में फ़ोन बज उठा। उसने देखा तो अननोन नंबर से कॉल था। उसने ट्रू कॉलर पर नंबर डाला तो शेखर वो माथा पकड़कर बैठ गई। ये आदमी तो मुझे पागल करके रहेगा। उसने फ़ोन साइलेंट पर डाल दिया और बेड पर लेट गई, पर नींद तो आंखों में थी ही नहीं। फ़ोन नंबर ज़रूर कविता से लिया होगा, और कल फिर प्रोग्राम में उससे, या फिर कल छुट्टी कर लूँ। प्लीज़ भगवान जी मेरी हेल्प की। आज के लिए इतना ही। इससे आगे का भाग जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।